वन पीस चैप्टर 1086। हर बार के चैप्टर की तरह इस बार का चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा क्योटिक और नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको बता नहीं सकता इस बार चैप्टर में क्या क्या हुआ। फर्स्ट इस चैप्टर में होली नाइट्स का लीडर रिवील कर दिया गया और ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। ही इज़ द फॉर्मर किंग ऑफ गोड वैली एंड इसके साथ साथ ये फिगार लैंड की फैमिली से भी बिलोंग करता है। मतलब समहाउ इसका कनेक्शन आकागामी शैंक्स के साथ है। और बात यहाँ पर नहीं रुकते, इस चैप्टर में हमें 5 एल्डर्स से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ देखने को मिला। अब और देर नहीं करते, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस बार चैप्टर का टाइटल है दी 5 एल्डर्स प्लैनेट्स। ये टाइटल इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा। इस बार चैप्टर स्टार्ट होता है किंग कोबरा के मर्डर की न्यूज़ फैलने से पहले, रेवरी के एंड होने के बाद। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम इधर देखते हैं आराबास्ता के लोग प्रिंसेस विवी और किंग कोबरा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगले पैनल में हम देखते हैं वापोल और प्रिंसेस विवी इस वक्त एगेस किंगडम की शिप के अंदर छुपे हुए हैं और इधर वापोल मॉर्गन जो न्यूज़पेपर वाली चिड़िया ने उसके साथ कांटेक्ट में है। मॉर्गन इधर बताता है जब वो हेड क्वार्टर में न्यूज़ छापने के बहाने से वहाँ पर आएगा तो उस चांस को यूज़ करते हुए मेरी शिप पर चढ़ जाना, बट याद है किसी को पता ना चले। आगे मॉर्गन ये भी बताता है उससे वेट नहीं हो रहा ये सुनने के लिए कि आखिरकार वापोल ने रेवरी में क्या देख लिया और कैसे किंग कोबरा का मर्डर हुआ। अब समझो जो कुछ भी रेवरी में हुआ वापोल मॉर्गन को अब बता के रहेगा। अभी लेटेस्ट न्यूज़पेपर आने वाला बाकी है। वैसे मैं सोच रहा हूँ जब लेटेस्ट न्यूज़पेपर आएगा तो उसमें मॉर्गन क्या रिवील करेगा। आगे प्रिंसेस बीवी वापोल से पूछती है वापोल तुमने एग्जैक्टली में वहाँ पर ऐसा क्या देख लिया। इसके जवाब में वापोल रिप्लाई देता है तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझे अकेला छोड़ दो और वापस अपनी शिप की तरफ जाओ। देन आगे प्रिंसेस बीवी बताती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो CP0 मुझे पकड़ के ही रहेंगे। इसके साथ ही बीवी वापोल को ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए बोलती है ताकि वो अपने बाप से बात कर सके। वापोल इधर चलाकर बोलता है तो पागल हो गया क्या, अगर तूने ऐसा किया तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। आगे हम देखते हैं बीवी और किंग कोबरा के साथ साथ लोग यहाँ पर साबो को भी ढूंढने में लगे हुए हैं। देन आगे चैप्टर में हम देखते हैं एक तरफ बोनी दादी ने किंगडम की शिप पर बैठकर एगर्ड आइलैंड की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ साबो लुलुशिया किंगडम की शिप पर जख्मी हालत में लेटा हुआ। साबो को इधर फ्लैशबैक याद आता है जिधर कोबरा मरने से पहले साबो को बताता है कि उसे हर हाल में जीना पड़ेगा ताकि वो लूफी को बताए कि नेफिडारिया क्लैन भी डी फैमिली से बिलोंग करती है। आगे सीन थोड़ा सा चेंज होकर होली लैंड मरीजोस की तरफ जाता है और ये तब का टाइम है जब किंग कोबरा के मर्डर होने की न्यूज़ और प्रिंसेस बीवी के गायब होने की न्यूज़ को अभी ज़्यादा समय नहीं गुजरा। इधर 5 एल्डर्स आपस में साबो के बारे में बात करते हुए कहते हैं हो सकता है साबो भी एक ऐसा बंदा हो जो व्हील ऑफ डी से बिलोंग करता हो। 5 एल्डर्स को यहाँ पर डाउट है कि शायद प्रिंसेस बीवी के अलावा यहाँ पर एक और बंदा भी है जो डी क्लैन से बिलोंग करता है। इधर टाइटन को हम एगेड के बारे में भी बात करते हुए सुनते हैं। वो चाहता है अब टाइम आ गया एगेड वाले काम को अब निपटाया जाए। इनकी बातों के दौरान यहाँ पर इनको ईमू की कॉल आ जाती है। ईमू ही इस वक्त फ्लावर रूम पेंगाइया कैसल में है। ईमू इधर कहती है अब वक्त आ गया उस वेपन को यूज करने का जिसे वेगापंक ने क्रिएट किया था, नाम है मदर फ्लेम। आगे तो 5 एल्डर्स बोलते हैं ये सच है, हमें पहले इस वेपन को यूज करने का चांस नहीं मिला, अब वक्त आ गया हम इसे टेस्ट करते हैं। हमें इसे किस पर इस्तेमाल करना चाहिए? आई थिंक हमें इसे फॉरेस्ट एरिया पर यूज करना चाहिए, ये काफी सूटेबल रहेगा। आगे ईमू इनको बताती है मैं ये वेपन लुलुशिया किंगडम पर यूज करना चाहती हूँ या फिर करना चाहता हूँ। आगे बड़ी मूछों वाला 5 एल्डर्स ये भी बताता है लुलुशिया किंगडम पर काफी ज्यादा लोग हैं, क्या इस वेपन को उस आइलैंड पर यूज करना सही वो कदम? ईमू इसकी बात कर बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे एक 5 एल्डर पूछता है लेकिन लुलुशिया को क्यों चूज किया? देन ईमू बताती है क्योंकि ये काफी क्लोज है। अब ये जो क्लोज वर्ड है इस आइलैंड को किसके क्लोज कहा जा रहा है? क्या ये लाकटेल को कहा जा रहा है या फिर इनको पता है साबो वहां पर जाएगा क्योंकि शायद ये रेवरी के करीब होगा। आगे एक ही फ्रेम में 5 एल्डर्स के एक साथ नाम रिवील हो जाते हैं और इन पांचों को द वॉरियर गॉड्स का टाइटल दिया गया। जहाँ पर काफी लोग पहले बात कर रहे थे ये लोग शायद फाइटर्स नहीं होंगे, बट ओडा हैंथे ने इनको वॉरियर गॉड का टाइटल दिया और ये टाइटल किसी वीक पर्सन को नहीं दिया जाता। तो इस टाइटल से समझ सकते हो ये लोग अब किस काबिल होंगे फाइट करने में। हम ऑलरेडी इनके फेस और चेस्ट पर स्कार्स दे चुके हैं और ये स्कार्स बगैर फाइट के थोड़ी ना आ सकते हैं। आगे मैं बारी बारी इनके नाम पढ़ता हूँ तो टाइटल से समझ लेना हर एक 5 एल्डर्स के पास क्या क्या काम है। सबसे पहले डिफेंस साइंस वॉरियर गॉड सेंट जे गार्सिया सैडन। दूसरा एनवायरमेंटल वॉरियर गॉड सेंट मार्कस मार्स। तीसरा जस्टिस वॉरियर गॉड सेंट टोफमैन वलकारी। मरकरी नेम ऐसे बनता है, देख लेना जरा। आगे चौथा है फाइनेंस वॉरियर गॉड सेंट ईडन बैरन बीनट चूरो। आगे पांचवा है
एग्रीकल्चर वॉरियर गॉड, सेंट शेपर्ड जुपिटर। टाइटल से समझ गए होगे हर एक के पास क्या क्या काम है। जिस तरह सैटर्न को डिफेंस साइंस वॉरियर गॉड कहा जा रहा है, इसी तरह मार्स को इन्वायरमेंटल वॉरियर गॉड है। शायद डिफेंस साइंस वॉरियर गॉड होने के नाते इसी वजह से सैटर्न एगेड आइलैंड की तरफ गया हुआ है। हमें ऑलरेडी पता है एगेड आइलैंड डिफेंस सिस्टम में किसी से कम नहीं है। और सैटर्न की बातों से ये भी लग रहा है वेगापंक के वेपन को इसी से सेटअप किया। इधर वीनस ये भी कहता है एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस वेपन को फ्रीली यूज़ करेंगे। तो मुझे ये लगता है शायद इस वेपन की कोई लिमिटेशन होगी। वैसे मैं सोचता हूँ इसका पावर सोर्स क्या होगा, क्या ये किसी के डेलफुड से यूज़ किया गया। आगे एमू इनको एक और बात बताता है या फिर बताती है, मुझे हर हाल में बीवी यहाँ पर चाहिए। आगे सीन चेंज होकर मरीन हेडक्वार्टर की तरफ जाता है, जिधर हम देखते हैं मरीन जो दूसरी कंट्रीज में वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबेलियन की आग को बुझाने में लगे हुए हैं। और आफ्टर थैन वारलॉर्ड के अबोलिशन के बाद इनकी मिलिट्री पावर एक अलग ही डायरेक्शन की तरफ चले गई है। मतलब कि थैन वारलॉर्ड की जगह अब इनके पास सेरापिम्स आ गए हैं। इधर हम देखते हैं क्रोकोडाइल का एम्प्टी ब्लफ आइलैंड पर स्पोर्ट करने के बाद मरीन्स ने उनकी तरफ सेरापिम को डिप्लॉय कर दिया और इन सेरापिम में से एस क्रोकोडाइल, एस गेक्को मोरिया और सेराफिम डोफ्लेमिंगो भी हैं। वैसे पिछले सेराफिम काफ़ी नहीं थे जो अब और न्यू आ गए हैं, खासकर इधर डोफ्लेमिंगो वाला सेराफिम। अब पता नहीं आगे वन पीस में क्या होगा। वैसे इधर क्रोकोडाइल वाले सेराफिम को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। फैंस तो ये कह रहे हैं कि एस्क्रो के इधर एक लड़की की ना देख रहे हैं, इसका हेयर स्टाइल, इसके नो, इसके आई लैशेज एक लड़की जैसे दिख रहे हैं। आप लोग मुझे बताओ एस्क्रो की ये लड़की लग रहा है या फिर लड़का। खैर आगे बात करते हैं। आगे सीन साबो के फ्लैशबैक से हटकर प्रेजेंट की तरफ आ जाता है, जिधर साबो इस वक्त इवांकोव और ड्रैगन के साथ है। मतलब समझते हो जो कुछ भी रेबरी में हो चुका है वो सब कुछ ड्रैगन और इवांकोव ने इधर सुन लिया। आगे इधर साबो बताता है जैसे ही वो लुलुशिया पर उतरा लोगों ने वहाँ के किंग और प्रिंसेस को अरेस्ट कर लिया था। वो लोग इंतजार में ही बैठे हुए थे कि कब उनको मौका मिले वो लोग रॉयल पर अटैक करें। मुझे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया था और तभी मैंने उस वक्त न्यूज़पेपर को पकड़ा और मुझे ये पता चला किंग कोबरा के मर्डर का चार्ज मेरे ऊपर लगा हुआ। अनसरप्राइजिंगली वहाँ के लोग मुझे अपना हीरो मान रहे थे। मैं उन लोगों को सच तो बताना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा ये झूठ उन लोगों के दिलों में फ्लेम ऑफ रेबलियन पैदा कर गया, उसी वक्त ये वर्ड मेरे मुंह से ख़त्म हो गए। बैटी और दूसरे लोग इस न्यूज़ से काफ़ी इंस्पायर हुए थे और इसी वजह से उन लोगों ने मेरे साथ यहाँ पर आने का इरादा किया ताकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर सके। आगे इधर साबो बताता है मैं वहाँ से आप लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो वर्ल्ड गवर्नमेंट इसे इंटरसेप्ट करके ये पता लगा लेती कि मैं इस वक्त लुलुशिया किंगडम में हूँ। फिर मैंने ये डिसाइड किया मैं शिप पर बैठकर लुलुशिया किंगडम की रेंज से दूर जाकर रीरोटेट किया। मतलब समझ लो साबो इस वक्त शिप पर है, उसने शिप से कॉन्टैक्ट लुलुशिया किंगडम में किया और देन वहाँ से सिग्नल जाकर कामापाका किंगडम की तरफ रिसीव हुआ और देन ईमो ने इधर लुलुशिया किंगडम को डिस्ट्रॉय किया था। इधर इवान पूछता है सो ये लुलुशिया किंगडम का डिस्ट्रॉय होना इस काल के दौरान सच में हुआ। आगे इधर ड्रैगन पूछता है उन लोगों ने ये असल में कैसे किया होगा। देन साबो उस सीन का बताता है कैसे एक ह्यूज शैडो पूरे स्काई को कवर कर लेती है और नेक्स्ट मूवमेंट में हम देखते हैं सब कुछ वहाँ से गायब हो गया। फिर इसके बाद साबो बताता है मुझे नहीं लगता ये कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ होगा। ऐसा कैसे हो सकता है एक ह्यूज शैडो स्काई को कवर कर ले और नेक्स्ट मूवमेंट में हम देखें वहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ गायब हो जाए। इसी के साथ इवान आगे साबो को बोलता है साबो अर्लियर तुमने पहले किसका नाम लिया था, ईमू नाम लिया था ना। मैंने सही कहा। मेरी ये बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन जब 800 सालों पहले 20 किंग्स ने मिलकर इस वर्ल्ड को क्रिएट किया था तो उनमें से एक किंग का नाम सेंट इमो ऑफ हाउस नेरोना था। और अभी तुम इस पर देखो ज़रा, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इमोर्टल होना भी इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करता है। ये हम कैसे जानते हैं, किसी ने यूज़ किया है तब भी तो हम जानते हैं ना। इसका मतलब ये है इस वर्ल्ड में एक और पर्सन भी एक्सिस्ट करता है जिसे मौत से डर नहीं लगता। मीन्स इवान इधर यही कह रहा है ला का जो डेलफूड है ओपे ओपे नोमी उसको पहले यूज़ करके किसी को इमोर्टल बनाया गया। अगर उस डेलफूड को पहले यूज़ ना किया जाता तो आज हम ये ना जान पाते कि वो डेलफूड इमोर्टल भी कर सकता है। साबो ये सुनकर शौक हो जाता है और कहता है तो तुम्हें लगता है कि जो मैंने देखा है वो इमोर्टल है। आगे इधर इवान बोलता है ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि वो लोग नाम को शेयर करते हों, लेकिन स्टिल कैसे कोई 1% एक्सिस्ट करता है जो इस पूरे वर्ल्ड को अकेले कंट्रोल करता है। मतलब 5 एल्डर्स से भी ऊपर।
हाँ, एक और बात, जो चीज़ तुमने लुलुशिया किंगडम के डिस्ट्रॉय होने से पहले आसमान में देखी थी, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक वेपन था, और ऐसे वेपन को एक ही इंसान बना सकता है और उसका नाम है वेगापंक। ये सुनकर ड्रैगन इवान की बात काट कर बोलता है, रुको ज़रा इवान, तुम ये क्या बोल रहे हो? वेगापंक कभी भी एक ऐसा वेपन नहीं बना सकता जो एक आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सके। आगे इधर इवान बोलता है, मैं जानता हूँ, फिर भी तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एक एंशिएंट वेपन है? अज्यूम करो अगर एमो एंशिएंट टाइम से जिंदा है तो ज़रूर उसका इस वेपन से लेना देना। आगे ड्रैगन रिप्लाई देते हुए बोलता है, रॉबिन ने भी हमें एंशिएंट वेपन के बारे में बताया था कि इस तरह के वेपन भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मुझे एक डाउट है, अगर एक पर्सन के पास इस तरह का वेपन है तो उन्होंने अभी तक क्यों वेट किया? वो पहले भी तो यूज़ कर सकते थे ना। इधर इवान की बातों से ये लग रहा है एमो एक इमोर्टल है और उस पर ला का डेल फूड यूज़ किया गया। वैसे ही मुझे नहीं लगता कि एमो का इमोर्टल है। हर बार की तरह शायद ऑर्डर सेंस ये बात दोबारा हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद एमो डिसेंडेंट होगा इस किंग का। अगर जिस वेपन से एमो सामान ने लुलुशिया किंगडम को डिस्ट्रॉय किया, अगर ये सच में वेगापंक का बनाया हुआ वेपन हुआ, तो एक और सवाल वाइज होता है कि आखिर एंशिएंट वेपन यूरानस किधर है, जहाँ पर हमें पहले लग रहा था ये वेपन एमो सामा के पास होगा। बट अगर ये वेगापंक का बनाया हुआ वेपन हुआ तो ये देखने वाली बात होगी कि यूरानस वेपन है कहाँ पर। क्या ये लॉकटेल पर है या फिर इस वेपन को किसी ने अभी तक छुपा के रखा हुआ है? आगे चैप्टर हमें दोबारा से मेरिडोस की तरफ लेकर जाता है, जिधर हम देखते हैं यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन आपस में चिल्ला रहे हैं बिकॉज ड्रैगन ने इनके फूड सप्लाईज को डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इनके पास फूड सप्लाईज नहीं जा रही। इधर नरेटर हमें बताता है उस दिन द होली लैंड ऑफ मेरिडोस में एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मौत की सजा सुनाई गई है। लीडर जो वाज द फॉर्मर किंग ऑफ द गोड वैली था और इस वक्त इसका स्टेटस द सुप्रीम कमांडर ऑफ गोड नाइट है। और जिस मैन को मौत की सजा सुनाई गई है वो आदमी जिसने फिशरमैन को डिफेंड किया था, उसका नाम है सेंट डॉन क्विक्सोटे एमडियोसगार्ड, और जिसने इसको मौत की सजा सुनाई है उस पर्सन का नाम है सेंट फिगारलैंड गार्लिंग। गार्लिंग इधर कहता है, anyone who protects come is lower than this come they protect। एंड आगे a man who can even judge this celestial dragons लाइन के साथ अब चैप्टर 1086 खत्म होता है। अब ये सेंट फिगारलैंड गार्लिंग कौन है? सबसे पहले मैं फिगारलैंड फैमिली का बताता हूँ। फिगारलैंड का फर्स्ट मेंशन वन पीस फिल्म रेड में हुआ था, जिधर घोड़े से ये सोचते थे शैंक्स के साथ साथ उटा भी शायद फिगारलैंड के मेंबर है। अब फिगारलैंड वर्सेस समझिए इस पर्सन का कनेक्शन समहाउ आकागामी शैंक्स के साथ है। शायद ये शैंक्स का फादर है या फिर इसका ग्रैंडफादर। ये बात थोड़ी सी कंफर्म और होती है जब इसको द फॉर्मर किंग ऑफ गोड वैली कहा जाता है। आज से 38 ईयर्स पहले जब गोड वैली इंसिडेंट हुआ था तो आई थिंक मुझे लगता है गार्लिंग भी उस वक्त गोड वैली पर था, और हमें ये भी पता है शैंक्स भी गोड वैली से ही आया है, तो समहाउ मुझे लगता है शैंक्स का कनेक्शन इसके साथ है। अब ऐसे कोई बंदा जाकर गोरोसे से थोड़ी ना मिल सकता। आई थिंक अब ये पर्सन अपीयर हो गया तो शायद हमें गोड वैली इंसिडेंट के बारे में और भी पता चले, शायद इसके फ्लैशबैक से हमें कुछ पता चल जाए। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब वन पीस पूरे 1 मंथ के लिए ब्रेक पर चला गया। इसके पीछे का रीज़न ओडा सेंसेई ने इस नोट में बताया, तुम ये वीडियो पॉज करके इस नोट को पढ़ सकते हो। अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।